मैं ये कह रहा था आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है, कल हमने लॉ ऑफ डिमांड अंडरस्टैंड कर लिया था। ठीक है। और ये अच्छी तरह समझ लिया था कि वाई डिमांड का इज नेगेटिवली स्लोप। आई होप कि आप सब बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मैंने कल रात जो है ना आप लोगों को कुछ वीडियो सेंड करनी थी उन चारों टॉपिक्स की जो अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं। जैसे डिटर्मिनेंट का टॉपिक नंबर 1 डिस्कस हुआ था। नंबर 2 जो है वो आपका फिर लॉ ऑफ डिमांड आ गया था। नंबर 3 जो है वो वाई डिमांड का इस नेगेटिव स्लोप। एंड नंबर 4 जो है उसकी डिस्कशन थी जनरल लिमिटेशंस वगैरह। ये हमने जो है आप दोस्तों को चारों रिवीजन के लिए भेजी थी वीडियोस, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जो क्लास में नए हैं और अभी उन्होंने पढ़ना शुरू किया है। तो ये सारे टॉपिक डिस्कस हुए हैं, लेकिन इन वीडियोस में एक प्रॉब्लम है। ये वीडियो में बात जगह पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आपके कोर्स के मुतालिक नहीं है, उन्हें आप निकाल दीजिएगा। आपका जो पेपर आना है वो एमसीक्यूज बेस्ड है। ठीक है। तो जब भी मैं तो वीडियो भेजूँ तो मैंने जर्नलाइज बनाई होती है, सीएमए के लिए भी है, अपना बाकी बॉडीज जो हैं पेप्पा वगैरह भी देख लेते हैं, एमबीए के बच्चे भी देख लेते हैं। तो वो जनरलाइज होती है, इसलिए आप ये क्या करें कि वीडियो के वो देखें, लेकिन उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जिट कर रहे हैं वो आपके मुतालिक नहीं है। एमसीक्यूज पढ़े वो आपके काम के, क्योंकि आपका पेपर आना ही एमसीक्यूज की शक्ल में। राइट जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को एक नए एंगल से डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक भी बड़ा अहम है आप लोगों के लिए, बिकॉज इसके अंदर आपको जो है जो भी आपने जितना भी अभी तक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है उसकी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। उसको आप मज़ीद एलेबोरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो निज़ाम है जिसके अंदर हम काम करते हैं, ये कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन किया हुआ है कि जैसे आप यूँ कह लो कि जो हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर हम इसको इस तरह लेके चलते हैं कि जी एक वो डिटर्मिनेंट है जो किसी भी चीज़ का प्राइम डिटर्मिनेंट है, और दूसरे वो हैं जो उसके प्राइम डिटर्मिनेंट नहीं है, बस डिटर्मिनेंट। प्राइम डिटर्मिनेंट नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेंट। तो ऐसा होता है निज़ाम, चूंकि पहले हम इसको बहस कर चुके हैं, इस पे बात कर चुके हैं, आप सब बच्चे इसको सुन भी चुके हैं, यकीनन आपने इसको समझा भी होगा। तो हम आपको यहाँ से लेके चलते हैं इसकी तरफ। लेट्स सपोज दिस इज द नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा बच्चों, चलिए शुरू करते हैं जी। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले तो इस पॉइंट के ऊपर कि हमने कहा कि डिमांड चेंज होती है प्राइस के चेंज होने से, और आपने भी इस बात को माना कि डिमांड चेंज होती है प्राइस के चेंज होने से। लेकिन ऐसा है कि क्या हमने ये कहा है कि सिर्फ प्राइस से डिमांड चेंज होती है? आप कहेंगे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, आपने उससे पहले डिटर्मिनेंट पढ़ाए थे और आपने कहा था बाकी चीजें भी इसको इफेक्ट करती हैं, जैसे इनकम भी इफेक्ट करती है, टेस्ट भी इफेक्ट करता है, हैबिट भी इफेक्ट करती है। तो ये सारी चीजें इसको इफेक्ट करती हैं, सारी आपने बात मानी। बात असल में ये है कि इस सेंस में देखा जाए तो जो डिमांड का फंक्शन है वो एक मल्टीवेरिएट फंक्शन है। जो डिमांड का फंक्शन है वो एक मल्टीवेरिएट फंक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं और बाकी बच्चे हैं, ये जरा सुन लें कि जहाँ कहीं मजबूरी होती है हम रिकॉर्डिंग ऑफर करते हैं। लाजिम नहीं कि हम लेक्चर, हर लेक्चर के लिए आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। इससे आप अपनी क्लास की हिफाजत खुद करें। बास टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग इत्तेफाक से हुई होती है, वो आपको मिल जाती है, बास की नहीं होती, वो नहीं दे पाते। लिहाजा अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं आएगा, लेक्चर नहीं पढ़ेगा और समझे के बाद में मैं रिकॉर्डिंग दिया करूंगा, ये लाजिम नहीं है। तो पिछले सेशन में हुआ है कि हमने 2-4 दिन मुसलसल लोगों को रिकॉर्डिंग भेजी, तो 7वें 8वें दिन मैसेज आया कि जी आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग दें। तो हमने उन्हें कहा कि जनाब हमने तो क्लास में पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, रिकॉर्डिंग इत्तेफाक से हो जाए तो हम दे देते हैं, ना ही हो तो
नहीं देते, अवेलेबल नहीं होती, मजबूरी है, आप ऑनलाइन भी लेक्चर सुने अपना आके। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो कोई बात ना हुई यार, या तो आपकी आप जिम्मेदारी है, आप पहले यहाँ तो पहले से हमें आदत ना डालते। लिहाजा मैं पहले कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगी मैं वीडियो ढूंढ ढांड के आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये नहीं कि मैं रोजाना एक टॉपिक पढ़ाऊँ और उसकी जाके वीडियो बना के आपको बेचा करूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, मैं क्लियर कर दूँ, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये क्लास पढ़ाना है। इसके अंदर भी जूम पे कभी रिकॉर्डिंग हो जाए तो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं होती तो जिम्मेदारी कोई नहीं है, ऑनलाइन वाला अपनी जिम्मेदारी से टाइम पे आके लेक्चर पढ़े, आप अपनी जिम्मेदारी से पढ़े। ठीक है जी, क्योंकि हमने फिजिकल की जिम्मेदारी ली है, ऑनलाइन की जिम्मेदारी ली है, हम ऑन टाइम लेक्चर शुरू करेंगे, पढ़ाएंगे, आप सुन लें। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग जिम्मेदारी कोई नहीं है, हो जाएगी तो मिल जाएगी, कभी रहेगी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा बच्चों, बात ये आ गई कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, ये आज का हमारा टॉपिक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक। दिस टॉपिक यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर कॉपी। अपनी कॉपी पे आपको नोट करना पड़ेगा आज इसको, ये जरा डिफरेंट है, किताब से हटके बात कर रहे हैं हम। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, यानी आज के सारे नोट डिफरेंट है किताब से, जरा बाद में मिला लेंगे किताब से भी, लेकिन अभी हम नहीं मिला सकते। अच्छा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, इसके अंदर हम एक फंक्शन रखा है आपके सामने। इस फंक्शन को मैं कहता हूं ये डिमांड का फंक्शन, डिमांड का फंक्शन है। टॉपिक का नाम है जो आपके सामने मैंने लिया वो है, यार ये हमारा जो टाइटल है वो ऊपर चला गया, ये मल्टीमीडिया थोड़ा नीचे नहीं हो सकता ऐसे? ट्राई किया कभी इसको? आज जरा करोगे थोड़ा सा, जरा इसकी गर्दन नीचे करो जरा, देखो जरा शायद हो जाए। देखो हो जाता है, और डाउन करके छोड़ो। चलो फिट हो, फिट हो। अब बच्चों को टाइटल नजर आ रहा है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, क्या आज का टॉपिक है हमारा। और इसके अंदर सबसे पहले जो चीज लिखी है वो है डिमांड फंक्शन। और इस डिमांड फंक्शन में ये लिखा है कि डिमांड इज अ मल्टीवेरिएट फंक्शन, यानी डिमांड एक ऐसी क्वांटिटी डिमांडेड एक ऐसा वेरिएबल है, या डिमांड एक ऐसा वेरिएबल है जो कई फैक्टर से इफेक्ट होता है। मल्टीवेरिएट का मतलब क्या है? मल्टीपल फैक्टर से इफेक्ट होता है। देखिए वो पी से इफेक्ट हो रहा है, पी क्या उसकी कमोडिटी, यानी डिटेल भी आपने नोट करनी है। पी से मुराद क्या है? अच्छा, वाई से भी इफेक्ट हो रहा है, वाई क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, पीओपी से भी इफेक्ट हो रहा है, वो क्या है? पॉपुलेशन। अच्छा, टी से भी इफेक्ट हो रहा है, स्टेट। ठीक है जी। अच्छा, एच से भी इफेक्ट हो रहा है, हैबिट्स। एडीबी क्या है? एडवर्टाइजिंग। पी आर एस एल क्या है? पर्सनल सेलिंग। और पी आर क्या है? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड। और हमने डब्ल्यू भी ऐड कर दिया उधर एक रेड कलर का, इसका नाम क्या है? वेदर। तो वेदर से भी इफेक्ट होता है जी। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, ऐसा क्यों किया जी हमने? ऐसा इसलिए किया कि स्टूडेंट को एक दफा ये समझा सके कि देखो सिर्फ ये ना समझ लेना कि डिमांड जो है सिर्फ एक फैक्टर से इफेक्ट होती है, ये मल्टीपल फैक्टर से इफेक्ट हो सकती है। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर से इफेक्ट हो सकती है। लिहाजा हमने स्टूडेंट्स को ये बावर कराने के लिए कि इसका एक फैक्टर नहीं है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसलिए हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे वाजिया कर दिया कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर जी? राइट बच्चों, कोई चीज मुश्किल तो नहीं कर दी मैंने आपके लिए? अभी तक बात बिल्कुल आसान रखी है। क्या टॉपिक का नाम रखा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, राइट जी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा बच्चों? उसके बाद हमने कहा कि डिमांड एक मल्टीवेरिएट फंक्शन है जो एक चीज से मुतासिर नहीं होता, बल्कि मल्टीपल फैक्टर से मुतासिर होता है, राइट जी। एक फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर से इफेक्ट होता है। लिहाजा हमने कहा कि ये प्राइस से भी इफेक्ट होता है, ये टेस्ट से भी इफेक्ट होता है, हैबिट से भी होता है, वेदर से भी होता है, अलगर्स के बहुत सारे फैक्टर से मुतासिर होता है।
उन फैक्टर्स की आज पूरी लिस्ट पहले हमने बना दी। उन फैक्टर्स की आज सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, एक पूरी लिस्ट बना दी ताकि स्टूडेंट्स को पहले पता चल जाए कि आज जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर बताया जा रहा है कि ये सारे फैक्टर्स को मुतासिर करते हैं, और उन फैक्टर को एब्रिवेट करके नीचे उनकी डिटेल भी हमने छाप दी और आपने लिख ली। राइट जी, ये सारे इसको मुतासिर करते हैं। सब बच्चों को समझ आई बात? टॉपिक का नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। किया गया है अभी तक एक फंक्शन लिखा है जिसके अंदर ये बताया है कि डिमांड को ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? वो प्राइस ऑफ कमोडिटी है, इनकम है, पॉपुलेशन है, टेस्ट है, हैबिट है, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, वेदर है, और अदर्स थिंग जो आज हमें नहीं पता। अब बात यह है कि इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक बात जानते हैं कि हर चीज जो भी चेंज होती है उसके बहुत सारे फैक्टर्स को मुतासिर करते हैं, लेकिन एक फैक्टर प्राइम रखा जाता है। एक फैक्टर प्राइम रखा जाता है जो मेन इफेक्ट है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे किसी को डायबिटिक हो जाए, किसी को डायबिटिक हो जाए कोई, तो डॉक्टर एक चीज को कहेगा छोड़ो सबसे पहले, वो कौन सी होगी? चीनी। वो उसका प्राइम डिटरमिनेंट। हालांकि कि ज्यादा वाटरमेलन खाने से, मेलन खाने से, ज्यादा एप्पल खाने से भी शुगर आई होगी, लेकिन उसने किसको पकड़ा? ये प्राइम फैक्टर। तो इसी तरह हर चीज का एक प्राइम फैक्टर है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो किस चीज को सबसे पहले पकड़ेगा? नमक को पकड़ेगा, साल्ट को पकड़ेगा। हालांकि कि केला खाने से ब्लड प्रेशर तेज हो सकता है, ठीक है जी, ज्यादा टेस्टी बिरयानी खाने से भी हो सकता है, लेकिन वो क्या करेगा? वो ज्यादा खाना खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा उसका। लेकिन हमने क्या कहा? नमक से। ये इसका प्राइम डिटरमिनेंट, प्राइम मेन डिटरमिनेंट, मेन वो फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी एक फैक्टर मेन है, बाकी भी है, लेकिन मेन एक है, और वो क्या है? प्राइस। तो प्राइस इसका प्राइम डिटरमिनेंट, प्राइस इसका प्राइम। अच्छा, प्राइम डिटरमिनेंट की एक और निशानी होती है। जर्नली जर्नली जब भी डायग्राम बनेगा ना, उस डायग्राम में प्राइम डिटरमिनेंट को लिखा जाएगा, बाकियों को नहीं लिखा जाएगा। उसकी इज्जत ज्यादा की जाएगी, रिस्पेक्ट ज्यादा दी जाएगी। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए, आगे कुछ डायग्राम्स मैं दिखाता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्राइस। इसका मतलब प्राइस इसका क्या है? प्राइम डिटरमिनेंट है। बाकी भी डिटरमिनेंट है, लेकिन बुनियादी डिटरमिनेंट कौन है? प्राइस। राइट जी। अब तीन बातें होंगी। टॉपिक का नाम है चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। सबसे पहले सर ने ये बताया कि डिमांड को मल्टीपल फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उनकी लिस्ट बनाई, और आज अभी ये बताया है कि इन सारे फैक्टर में से एक फैक्टर प्राइम है जो डायग्राम में लिखा जाता है, और वो है प्राइस। तो प्राइस मेनली इफेक्ट करती है डिमांड को, और बाकी सारे फैक्टर भी करते हैं, लेकिन उनका नाम हमने रखा हुआ है अदर फैक्टर्स। उनका नाम हमने क्या रखा हुआ है? अदर फैक्टर्स। इसका मतलब है ये सारी की सारी कॉम जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिस्ट बनाई हुई है, ये अदर फैक्टर्स हैं, और इसका प्राइम फैक्टर एक ही है, वो क्या है? प्राइस। ठीक है जी। और बाकी सारे क्या हैं? अदर फैक्टर। जैसे होता है कि अक्सर कार्ड पे लिखा होता है कि आपके मेन जो वेलकम कहने वाले हैं वो मिस्टर एंड मिसेस शहनाज है, और दीगर। दीगर क्या होते हैं? तो ये बाकी सारे दीगर है। ठीक है जी। मेन प्राइस है आपके लिए। ठीक है जी। चलिए अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं। प्राइस का इफेक्ट अलग लिखा जाएगा, अदर फैक्टर का इफेक्ट अलग लिखा जाएगा। प्राइस का इफेक्ट अलग लिखा जाएगा, अदर फैक्टर को अलग लिखा जाएगा। तो हम कहते हैं कि वो इफेक्ट जो प्राइस करेगी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी पे, उसे हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। रिपीट करते हैं, अगर प्राइस डिमांड को इफेक्ट करेगी हम इसे कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जबकि अदर फैक्टर, बार लगाने का मतलब क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है जी। चेंज कौन लाया? प्राइस। इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम लिखते हैं ताकि हमें भूले ना। पहली बात जो सर ने बताई है उसको लिखते हैं, ए चेंज
in quantity of commodity यानी शेयर जो खरीद रहे हैं उसकी मिकदार is due to price is due to price और यहां बड़ा सा करके लिख देते हैं किस वजह से है बच्चों प्राइस की वजह से while other factors are held constant बाकी फैक्टर क्या कर दिए गए हैं कांस्टेंट कर दिए गए हैं कौन से फैक्टर हैं जी इसमें वाई भी है पॉपुलेशन भी है टेस्ट भी है हैबिट भी है एडवर्टाइजिंग भी है पर्सनल सेलिंग भी है ठीक है जी अच्छा जी वेदर भी हमने डाल दिया था ना और प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हैं और कुछ और भी हो सकते हैं जो हमें याद नहीं है आज ठीक है जी तो ये सारे के सारे फैक्टर इसकी चेंज का बाइस नहीं बने चेंज सिर्फ का बाइस कौन बना तो ये सारे क्या हैं ये सारों के बार क्यों लगा रहे हो कॉस्ट तो चेंज किसी वजह से आई तो जब प्राइस चेंज लाएगी उसका नाम क्या रखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिपीट करते हैं अगर प्राइस चेंज लाएगी तब उसका नाम देखिए टर्म देनी है ना कोई भी उन्होंने टर्म क्या दी है कि अगर चेंज प्राइस की वजह से आएगी तो इट्स नेम्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड राइट जी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अच्छा और इस हालत में क्या होगा चेंज प्राइस की वजह से आएगी और बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट सपोज किए जाएंगे राइट जी तो आप कहेंगे सर यही तो लॉ ऑफ डिमांड में आपने कहा था क्या कहा था अदर थिंग्स रिमेन द सेम तो लॉ ऑफ डिमांड रिपीट हो गया ना आज अदर थिंग्स रिमेन द सेम उस दिन हमने वैसे ही कह दिया था अदर थिंग्स रिमेन द सेम और आज बकायदा उनका नाम लेके उसके ऊपर बार प्लेस करके कहा अदर थिंग्स रिमेन द सेम एंड चेंज इज ओनली ड्यू टू प्राइस राइट पहला मसला ये दूसरा मसला ये है कि इस चेंज को शो कैसे करना है तो वो कहता है कि दिस चेंज इज शोन दिस चेंज is shown by the movement from one point to another along the same demand curve इस चेंज को शो करेंगे by movement from one point to another along the same demand curve ठीक है जी किताब में ये लिखा होगा movement along the curve ठीक है जी हम इस सारी बात को एक स्केड्यूल डायग्राम से रिपीट भी कर लेते हैं ठीक है जी लेट्स रिपीट इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड स्केड्यूल से हम यहां लिख लेते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड
यही टॉपिक है ना अभी तो। दूसरे टॉपिक को तो भी हमने टच ही नहीं ना किया। हम ये कहते हैं कि हमारे पास वही स्केड्यूल है जो आज से पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा। एक तरफ प्राइस है, एक तरफ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है। तो हम ये कहते हैं कि प्राइस है ₹30, 20 और 10, और जो चीज आप खरीद रहे हैं वो है 300 kg, 200 kg एंड 100 kg। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि जी इनिशियली हमारी प्राइस है 20 और हम 200 kg प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। 20 रुपीज प्राइस है, 200 kg प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है जी। नहीं वो मैंने जानबूझ के किया, मैंने कहा जरा देखता हूँ ये सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, तो एक बच्चे ने इसको बताया मुझे। अच्छा चल, आप सही है, चलो ठीक। अब हम कहते हैं चलो जी प्राइस ज्यादा हो गई, कितनी हो गई, 10 रुपए का इजाफा हो गया इसके अंदर। तो डिमांड क्या होगी बच्चों, डिमांड कम हो गई ना, कितनी हो गई, 200 से 100 पे आ गई। ऐसे ही जी, ये पढ़ा था। और अगर प्राइस डिक्रीज हो गई, 20 से 10 रुपए कम हो गई, 10 पे आ गई, तो डिमांड में इजाफा हो जाएगा और ये 200 kg से बढ़ के कितने में चला जाएगा, 300 kg में चला जाएगा। ये हमने स्केड्यूल में पढ़ा था। इसी को हम डायग्राम पे ले जाते हैं। कोई मुश्किल बात तो नहीं चल रही है, जो पहले पढ़ी भी हुई है इसलिए आपको रिवीजन ही लग रही होगी। असल में हमें ये 2 चैप्टर बहुत एहतियात के साथ पढ़ने पड़ते हैं। एक चैप्टर नंबर 2 और एक चैप्टर नंबर 3 बहुत स्लो, एक्सट्रीम स्लो जाना पड़ता है। उसके बाद हमारा स्टूडेंट जो है वो इस काबिल हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक मैकेनिज्म समझने शुरू कर देता है और फिर आगे यही डायग्राम जो है आगे यूज हो रहे होते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स के मॉडल्स को भी समझा रहे हैं, तो कैसे काम करते हैं, तो वो समझ आ जाए तो फिर हमारे लिए आगे चलना बड़ा आसान हो जाता है। और एक बात और भी है, कोई बंदा पास होगा तो उसकी बुनियाद यही होगी कि ये 2 चैप्टर उससे अच्छे आते हैं। और अगर कोई बच्चा अल्लाह ना करे कामयाब नहीं होता पेपर में, तो उसका बुनियादी नुक्स इसी में निकलेगा, बुनियादी नुक्स इसमें निकलेगा कि ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं बने तो फिर प्रॉब्लम होगी, और अगर ये कॉन्सेप्ट ठीक है तो फिर प्रॉब्लम का कोई अंदेशा नहीं, फिर बच्चा क्वालिफाई कर जाता है। तो थोड़ी सी भी कोशिश करे तो 50% काम डन हो जाता है अगर चैप्टर 2 और 3 सही आ जाए, आधा काम खत्म। इससे यहाँ काफी टाइम लगता है। अच्छा बच्चों, अब देखिए पहली बात तो आपने यही की थी ना कि जब 20 प्राइस होगी तो डिमांड 200 kg होगी, यही कहा था ना आपने। तो ये पॉइंट बनता है आपका बी। और आपने कहा था कि अगर प्राइस बढ़ गई, अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, यानी प्राइस चली जाएगी अगर बेल फर्स 30 रुपीज पे, तो डिमांड कम होके 100 kg पे आ जाएगी। और अगर प्राइस कम हो गई 20 से ही कंपैरिजन में 10 हो गई, तो डिमांड बढ़ के कहाँ आ जाएगी बच्चों, 300 पे आ जाएगी। पॉइंट सी बन गया। मैंने तीनों पॉइंट को मैं मिला देता हूँ जी, ये बन गया हमारा डिमांड का। अब बात आ गई गौर से सुनने वाली। इनिशियली हम पॉइंट बी पे, प्राइस है 20 और डिमांड है 200 kg, राइट जी। इनिशियली हम पॉइंट बी पे हैं, ठीक है। प्राइस है 20 और डिमांड 200 kg। हम कहते हैं बिल फर्ज के प्राइस में इजाफा हुआ है, प्राइस में इजाफा हो गया, प्राइस इंक्रीज हुई है, कितनी हुई है जी,
और क्वांटिटी कम हो गई। हम कहां से कहां आ गए? बी से ए पर। गौर कीजिए, हमने कोई डिमांड कर्व चेंज किया, उसी डिमांड कर्व के एक पॉइंट से बी भी उसी डिमांड कर्व पे है, ए भी उसी डिमांड कर्व पे। आपने यही तो यहाँ कहा था कि दिस चेंज इज शोन बाय द मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व तो वही है, आप बेशक इसका नाम D1 रख दीजिए, डिमांड वन। तो डिमांड कर्व तो वही है, उसी के बी से कहाँ आ गए? ए पे। ठीक है जी। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हुई, हम उसी डिमांड करके बी पॉइंट से ए पे आ गए, लेकिन इसका नाम रखना पड़ेगा। इसका नाम रखना पड़ेगा, इस मोमेंट को कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या जाएगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये इसका नाम, इस मूवमेंट का नाम है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। राइट जी। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ मूव करता हूं। मैं कहता हूं चले इनिशियली प्राइस थी 20 और 200 kg आप खरीद रहे थे, प्राइस कम हो गई, 20 से 10 हो गई, डिमांड बढ़ के 200 से 300 पे हो गई, हम बी से कहाँ आ गए? सी पे आ गए। ठीक है जी। उसी डिमांड करके एक पॉइंट से दूसरे पे आए, और इसको कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड। अब देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हुई, हम बी से ए पे आ गए, कहा इसको क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस के कम होने पर डिमांड में इजाफा हुआ, हम बी से सी पे चले गए, नाम क्या दिया? एक्सटेंशन इन डिमांड। राइट जी। क्या दोनों मूवमेंट के ऊपर ए से बी से सी पे जाना, बी से ए पे आना, क्या हम किसी दूसरे डिमांड कर्व पे शिफ्ट हुए? नहीं, हम उसी डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाके इस बात को जाहिर कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट अलोंग द कर्व, उसी कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पर जाना। और एक बात और समझ आ गई कि जब लॉ ऑफ डिमांड लिखा तो सर ने एक वक्त में लिखा अदर थिंग्स रिमेन द सेम, प्राइस इंक्रीजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस डिमांड डिक्रीजेस, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेस। तो इंक्रीज और डिक्रीज का वर्ड कई दफा यूज किया, लेकिन एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं किया, राइज एंड फॉल यूज नहीं किया, क्योंकि वो वहां पे टेक्निकल टर्म यूज नहीं करना चाहते। वहां पे हम टेक्निकल टर्म यूज, आज पता चला कि ये टेक्निकल टर्म होती है, इनके स्पेसिफिक नाम होते हैं। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब है प्राइस के बढ़ने से डिमांड का कम होना, और एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब है कम होने से डिमांड का बढ़ जाना। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होना, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, प्राइस के कम होने से डिमांड में इजाफा हो जाना। राइट जी। तो ये हो गया जी हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। राइट जी, सबको समझ आएगी बात। अब लेते हैं दूसरे टॉपिक की खबर, जिसे आपने नाम दिया है चेंज इन डिमांड। देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास कि इसको इन्होंने ये नाम क्यों दिया। दायरे से कोई जवाब नहीं होता मेरे पास, किसी के पास भी नहीं होता। टर्मिनोलॉजी का क्या जवाब है, इस बच्चे का नाम असद क्यों रखा, उस बच्चे का नाम जमील क्यों रखा, भाई इसकी कोई लॉजिक नहीं होती, बस ठीक है रख दिया। इसी तरह इकोनॉमिस्ट के पास भी इसकी कोई लॉजिक नहीं होती कि इस टर्म को ये क्यों कहते हैं, बस कहते हैं, बात खत्म होगी। अच्छा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगी? जब प्राइस चेंज होगी, बाकी फैक्टर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ऐसे ही बच्चों, और चेंज इन डिमांड में उलट होगा। चेंज इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट होगी, प्राइस कांस्टेंट होगी, चेंज इन में से किसी की एक या ज्यादा की वजह से आएगी। रिपीट करते हैं जी बच्चों, पिछली चेंज में प्राइस की वजह से थी, और ये सारे के सारे क्या थे? कांस्टेंट थे। और आज चेंज किसकी वजह से है? अदर फैक्टर या फैक्टर्स की वजह से है, प्राइस कांस्टेंट।
तो बहुत बड़ा फर्क है। वहां प्राइस वेरिएबल भी ये कांस्टेंट थे और आज ये वेरिएबल है प्राइस कांस्टेंट। ठीक है जी, चलिए इस बात को लिखते हैं कि पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि ए चेंज तो जाहिर है उसकी कमोडिटी की क्वांटिटी में आएगी ना, लेकिन नाम उसका चेंज इन डिमांड होगा। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, चेंज उसी में ही आएगी डिमांड में, बट change in quantity of commodity, a change in quantity of commodity is not, देखिए कितना बड़ा नॉट लिखा है, नॉट ड्यू टू प्राइस, प्राइस की वजह से नहीं, इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर। अब जरा देखिएगा, फैक्टर को फैक्टर लिखा उसके आगे ऑब्लिक एस लगाया, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है जी, हो सकता है एक या दो चेंज हुए या एक ही चेंज हुआ हो, बाकी अभी चेंज ना हुए हो। ठीक है जी, बात समझ में आती है। एक और फर्क डाल देते हैं, वो ये कि इस दफा बार किस पे लगा हुआ है, और बाकी सब पे बार नहीं। जबकि इधर वाली तफसील में देखें तो बार जो सब पे है प्राइस पे नहीं, क्योंकि वहां प्राइस चेंज ला रही थी, और यहाँ प्राइस चेंज खुद लिखा गया है, नॉट नॉट नॉट, प्राइस चेंज नहीं ला रही, चेंज अदर फैक्टर या फैक्टर्स ला रहे। क्लियर जी? तो पहला तो फर्क ये समझ आ गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तब कहलाएगी जबकि प्राइस चेंज लाए, बाकी कांस्टेंट हो। और दूसरी बात, वो चेंज शो की जाए एक ही डिमांड करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से, मूवमेंट अलोंग विच अदर। लेकिन चेंज इन डिमांड तब कहलाएगी जब चेंज इज ड्यू टू अदर फैक्टर या फैक्टर्स हो और प्राइस कांस्टेंट। अब सवाल ये कि इस चेंज को शो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी एक फर्क है। हम कहेंगे दिस चेंज is shown by the shift of demand curve, by the shift of, ये चेंज शो की जाएगी डिमांड कर्व के शिफ्ट होने से। वो कैसे शो हुई थी, एक ही डिमांड करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने से। तो ये चूंकि अदर फैक्टर की वजह से है, तो ये शो होगी किससे, शिफ्ट इन डिमांड। क्लियर जी? चलिए देखते हैं वो कैसे। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मैं टीचिंग नहीं करता, मेरी बेडन रोड पे हीटर्स की दुकान, ठीक है जी, मैं टीचिंग नहीं करता, मेरी बेडन रोड पे हीटर्स की दुकान है। तो मेरा एक हीटर जो है वो फर्ज करें बिकता है 8,000 रुपए का, एक हीटर बिकता है। मैंने प्राइस पे बार लगा दिया, क्योंकि प्राइस ने चेंज ही नहीं होना। प्राइस पे बार क्यों लगाया, तो मैंने प्राइस चेंज ही नहीं करनी। तो फर्ज करें सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं वेदर की, मौसम की, लेकिन इस तरफ प्राइस ही लिखा हुआ है, वेदर को डायग्राम में जगह क्यों नहीं दिया आपने, वो प्राइम डिटरमिनेंट है, वो प्राइम डिटर्मिनेंट ही नहीं है। डायग्राम में नाम किसका लिखा जाता है, प्राइम डिटर्मिनेंट का लिखा जाता है ना। जैसे घर के बाहर नाम किसका लिखा हुआ है, अब्बा का, क्योंकि अब्बा प्राइम डिटर्मिनेंट है और आप क्या है, अदर फैक्टर। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे डायग्राम में नाम किसका लिखा है, प्राइस, प्राइम डिटर्मिनेंट है, बाकी क्या है, अदर फैक्टर है। लिहाजा हमने कहा जी कि 8,000 रुपए का एक हीटर बेच रहा हूं,
ठीक है। और रोजाना के बड़े आराम से मेरे ना 50 हीटर बिक जाते हैं। अच्छी दुकान है मेरी, 50 हीटर आराम से बिक जाते हैं। नॉर्मल हालात में यही होता है, तो लोग आते हैं हीटर लेके चले जाते हैं। बी पॉइंट है, क्लियर जी। लेकिन अब फर्ज करें कि नवंबर आ गया, मौसम बदल गया, हीटर 8,000 का ही है, मैंने कोई प्राइस में तब्दीली नहीं की, लेकिन हीटर देखिए ना यहाँ तो बार लगा हुआ है, ये तो चेंज हो ही नहीं रही। तो जनाब हीटर जो है वो 50 की बजाय 75 कर दें, बड़ा नहीं है, 75 ज्यादा बिकने शुरू हो जाए। प्राइस 60 ही है। देखिए अगर प्राइस चेंज होती फिर तो पॉइंट यहाँ कहीं आ जाता ना, मसला ही ना होता। लेकिन उधर का वेरिएबल तो चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज तो सिर्फ इधर का वेरिएबल हो रहा है। तो जब एक साइड का वेरिएबल अटक जाए, हिले ही ना, और दूसरे वाला चेंज हो, तो पॉइंट ने आगे जाना है। लेकिन अब क्वांटिटी आगे चली गई, प्राइस कहती मैंने तो भाई चेंज नहीं होना, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, आगे ही जाएगा ना। अब पॉइंट चला गया सी पे। अब आप में से अक्सर लोग मशवरा देंगे सर पता है क्या करें, आप ना एक डिमांड कर्व बनाएं, इधर से बी से टच करें, उधर से जाके सी से टच करें। अब बताएं ऐसा टूचा डिमांड कर्व कोई होता है? किसी को पसंद ही नहीं आना। अच्छी राय क्या होगी, अच्छी राय, अच्छी राय ये है कि आप डिमांड को नुकता आगे चला गया, डिमांड को उठा के आगे ले जाओ। तो लिहाजा यही करते हैं, डिमांड कर्व को आगे शिफ्ट कर देते हैं। अगर वो D1 है तो हम इसको D2 कर देते हैं, और हम कहेंगे ये डिमांड कर्व जो है ना ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट हो गया, देखिए ना आपके हाथ के इधर राइट वर्ड है ना, और हम इसे कहेंगे ये है राइज इन डिमांड। ये क्या है, राइज इन डिमांड। तो ये राइज इन डिमांड। अब यहाँ बच्चों को समझ आई होगी, ओए होए ये तो ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या, अगर प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ी तो ये प्राइम डिटर्मिनेंट है, इसको कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। और लेकिन अगर प्राइस वही रही और फिर भी डिमांड बढ़ गई तो फिर पॉइंट आगे जाएगा, डिमांड कर शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसका नाम एक्सटेंशन नहीं होगा, फिर उसका नाम क्या होगा, राइज इन डिमांड होगा। राइट जी, तो ये हो गया राइज इन डिमांड। और ये कैसे शो हुआ, देखिए आप यही कह के आए थे ना कि ये चेंज कैसे शो होगी, चेंज इज शोन शिफ्ट इन डिमांड। और उसका आपने क्या कहा था, मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अलग टू द अदर अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो देखिए ऐसा करके दिखा दिया हमने। क्या हाल है बच्चों, राइट हो गई बात। तो उसको आपने कह दिया राइज इन डिमांड। राइट जी, रिपीट कर दें, राइज इन डिमांड रिपीट कर दें। देखिए प्राइस वही है 8,000, मौसम सर्दियों का आ गया, और सर्दियों के मौसम की वजह से हीटर बिकने ज्यादा शुरू हो गए, तो कीमत तो चेंज ना हुई। तो जब कीमत चेंज हुई, प्राइस चेंज हुई, तो पॉइंट आगे चला गया, बी से सी पे चला गया, तो हम डिमांड कर भी उठा के आगे ले गए। और नाम उसका क्या रखा, राइज इन डिमांड। कीमत के कम होने से डिमांड बढ़े तो एक्सपेंशन इन डिमांड है, लेकिन अगर कीमत वही रहे, प्राइस वही रहे, अदर फैक्टर इफेक्ट करे जैसे वेदर, तो फिर क्या कहेंगे, राइज इन डिमांड कहेंगे। राइट बच्चों, अच्छा अब एक और बात करते हैं, वो क्या, हम इसको रिवर्स भी करके देखते हैं। फर्ज करेंगे अब महीना आ गया मई का, यहाँ आ गया जून का। अब इस महीने लोग हीटर कहाँ खरीदेंगे, बल्कि जो खरीद रहे हैं वो भी पहले से कम हो जाएंगे। अब रोज के कितने हीटर बिक रहे हैं, 25, कीमत वही है, कीमत नहीं चेंज हुई, हीटर कितने बिक रहे हैं, 25। ये भी पता कौन लेने आ रहे होंगे, वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर से घर बनवाते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर के साथ मुआयदा होता है एसी हीटर सारे फिट करके देके जाएगा, तो फिर आप गर्मियों में भी हीटर खरीद लेते हैं, क्यों कि फायर वाल पूरी बना के जाए। वरना अदरवाइज अभी ना ला के दिया तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, बाद में बुलाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए ये लोग सियाने हैं, ये क्या कर रहे हैं, गर्मियों में हीटर फिट करवा रहे हैं, इन्हें पता है कि एक दिन सर्दियां आनी आनी है। क्या ख्याल है बच्चों,
अब इसको क्या कहेंगे, डी नॉट। लेकिन यहां पे भी क्या हुआ बच्चों, प्राइस चेंज नहीं हुई, इसलिए पॉइंट पीछे चला गया। अब यहाँ पे भी कुछ लोग मशवरा देंगे सर डिमांड का ऐसा बना ले, ऐसा तो नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा और इसको आप कहेंगे फॉल इन डिमांड। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, बात पक्की है, याद हो गई। अच्छा अब जरा रिपीट कर लेते हैं जी। फर्ज करें हमने पहली बात जो की थी वो क्या थी, हमने कहा था कि डिमांड में वो चेंज जो प्राइस की वजह से आए और बाकी फैक्टर कांस्टेंट हो, उसको कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उसको शो करेंगे एक ही डिमांड करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से। लिहाजा हमने कहा कि प्राइस कम हुई, हम बी से सी पे चले गए, प्राइस 20 से 10 हुई, डिमांड 200 से 300 होगी, हम बी से सी पे चले गए, क्या कहा इसको, एक्सटेंशन इन डिमांड। और जब प्राइस क्या हुई बच्चों, ज्यादा हुई, तो डिमांड कम होगी, 200 से 100 हो गई, हम कहां से चले गए, बी से ए पे, क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, राइट जी। दूसरी तरफ हमने कहा प्राइस वही है, मौसमी हालात के बदलने से हीटर की डिमांड बढ़ी, तो चूंकि प्राइस वही है, तो जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस का वेरिएबल आगे जाएगा और वर्टिकल वाला वहीं जमा रहे, तो नुक्ता आगे चला जाएगा, पॉइंट आगे चला गया, तो हमने कहा कि मौसम आ गया है, कीमत भले वही है, प्राइस वही है, लेकिन हीटर ज्यादा बिक रही है, 75 हीटर बिक रहे हैं, तो लिहाजा पॉइंट आगे चला गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, राइज इन डिमांड, राइट जी। और हम बी से सी पे जाएंगे, लेकिन कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर गर्मियां आ गई, तो वही हीटर जो 50 बिक रहे हैं कितने बिकेंगे, 25 बिकेंगे, और हम बी से कहाँ आ जाएंगे, ए पे, और इसको क्या कहेंगे, वॉल हीटर, राइट जी। लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना, एक तो ये कि अगली जो किताबें आप पढ़ेंगे एनालिसिस वगैरह की, वहां पे टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि जी ये जनाब प्राइस की वजह से चेंज आया है, प्राइस कम करके डिमांड बढ़ी है, या ये प्राइस में चेंज नहीं आया, अदर फैक्टर, वहां किताब में सिर्फ ये लिखा होगा कि देयर इज एक्सटेंशन इन डिमांड, आप खुद ही समझेंगे कि इन्होंने कीमत घटा के डिमांड बढ़ाई। और अगर लिखा होगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तो आप कहेंगे घबराने की बात नहीं है, आपने प्राइस बढ़ाई इसलिए डिमांड कम हुई। और अगर लिखा होगा राइज इन डिमांड, तो आप खुद ही समझ जाएंगे प्राइस चेंज हुई, अदर फैक्टर ने इसे चेंज किया है। और अगर फॉल इन डिमांड होगा तो खतरनाक सूरत हाल है कि हमने प्राइस भी चेंज नहीं की और डिमांड भी कम हो गई है, ये अगली किताबों में लिखा होगा। आपने डायग्राम भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ टर्मिनोलॉजी से समझना होगा। इससे जो बच्चे आज टर्मिनोलॉजी को सही तरह समझ लेंगे उनको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या ख्याल है बच्चों, ये बेटा मैंने रिपीट कर दिया है, मोहम्मद शाह मीर, मैंने रिपीट कर दिया है, लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था बेटा, लॉ ऑफ डिमांड में हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही पढ़ाया था। आज जो टॉपिक ऐड करें वो चेंज इन डिमांड है, ये तो सारा लॉ ऑफ डिमांड ही है ना, सिर्फ नाम ही दो बदले ना, एक एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन, वो नया टॉपिक है शिफ्ट वाला, जहां क्या कहा कि डिमांड कब राइटवर्ड जाएगा उसको राइज इन डिमांड कहेंगे, लेफ्टवर्ड जाएगा तो फॉल इन डिमांड कहेंगे। वजह उसकी बता दी कि उस चीज का मौसम आएगा, जाहिर है अगर ये एसी होता तो सर्दियों गर्मियों में आगे जाता और सर्दियों में पीछे आ जाता, तो एसी को भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने हीटर को लिया, आप एसी ले लीजिए, ठीक है जी, तब भी ठीक है। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा वो सर्दियों में ज्यादा बिकता है, ये गर्मियों में ज्यादा बिकेगा, वेदर उस पर भी इफेक्ट करता है, तो हीटर, एसी, आइसक्रीम, चाय, ये सारे वेदर से इफेक्ट होते हैं, राइट जी। और एक एहतियात और करनी है कि जब आपने कहना है कि प्राइस वही रही डिमांड बढ़ गई, तो क्या कहेंगे इसको, इसको ज्यादा ऊंची नहीं करें, इसको हमेशा आहिस्ता करें। क्या वजह है, हमारे कंपेटिटर का भी यही नाम है, इस नाम का एक कॉलेज भी है ना, हाँ, तो कहते हैं कानों की भी दीवारें होती हैं, हाँ, इससे ये बात आपने जरा आहिस्ता ही कहनी है। अच्छा बच्चों, यहाँ तो कोई चीज मुश्किल तो नहीं है,
बातें आसान है सारी। अच्छा, अब अगर ये वाला डायग्राम मैं बार बार ना समझाऊं अगले डिटर्मिनेंट के लिए तो कोई मसला तो नहीं है। मैं सिर्फ उसके अंदर राइट एंड लेफ्ट एरो दिखा दूं तो समझे डायग्राम बना। मिसाल के तौर पे मैंने एक तो एक्सप्लेन कर दिया, कौन सा, वेदर। बाकी भी एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके, कौन सा जी, चलिए जी अगला एक्सप्लेन करते हैं इनकम। वेदर हो गया, वेदर हो गया जी। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपके साथ क्या जी, इनकम डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला डिटर्मिनेंट, दूसरा डिटर्मिनेंट इनकम। देखो बच्चों, जब भी किसी की इनकम में इजाफा होगा, इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड में इजाफा होगा, और हमारा डिमांड कब किधर जाएगा, राइट के लेफ्ट, राइट जाएगा। क्योंकि ये प्राइस नहीं है लिहाजा कर्व शिफ्ट होगा। उसकी अपनी प्राइस होती तो क्या होता, उसी के एक पॉइंट से दूसरे पे आ जाते, मूवमेंट अलोंग द कर्व होता। लेकिन ये प्राइस नहीं है, ये क्या है, अदर फैक्टर है। तो अदर फैक्टर है तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अल्लाह ना करे जी, देखें आप गए शॉपिंग के लिए, आपको खबर आई कि अब्बू को बोनस मिला, हाँ जी, बोनस मिला, तो क्या करेंगे, ज्यादा शॉपिंग करेंगे। 2 शर्टें लेने गए थे, 3 या 4 लेके आएंगे। लेकिन अल्लाह ना करे पता चले अब्बू के छुट्टियों के पैसे काट लिए, तो जहां 2 लेने गए थे वहां एक ही खरीद के वापस आ जाएंगे। डिमांड कब किधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम जी। यार एक दफा हम एक ऑडिट फर्म में काम करते थे, वो बड़े अच्छे लोग थे। उन्होंने क्या किया जी कि वो हमारे सीनियर ऑडिटर भी साथ थे। तो मैंने उन्हें कहा कि यार मैं जब निकला हूं ना लाहौर से, तो मैं अपने अंडर गारमेंट्स तो लाया नहीं साथ, तो अब क्या करें। वो कहते अच्छा चल यार ले लेते हैं ना यहाँ से। चलो ठीक है, मैं लेने गया, मैंने वहां से एक टी शर्ट भी 2-3 ले ली, दे देंगे पैसे कोई बात नहीं। मैंने साथ वो 2-4 चीजें और भी ले ली। ठीक है जी, काफी सारी चीजें खरीदने के बाद जब मैं पैसे देने लगा तो वो, और जो फर्म जहां हम ऑडिट करने गए थे उनका मैनेजर साथ होंगे, सर क्या बात है, पैसे पास रखे। उसने अपना कार्ड निकाला, कंपनी में पेमेंट कर दी। अब सीनियर मेरा देख रहा है, 2 शॉपर भर के शॉपिंग की है, पर डिओड्रेंट भी ले लिया, कलोन भी ले लिया, और भी ले लिया। मैं समझ गया था ना, मैं कि ये साथ है, ये पैसे देगा, क्या ख्याल है। अच्छा, ऐसे मौके पे शर्माते नहीं है। जैसे सीईओ आपसे मुझे कहता है कि यार जो मर्जी खाओ, तो जो मर्जी खाओ, जो मर्जी खाओ, ये नहीं है, नहीं नहीं सर आप जो मर्जी मंगा लें, एटे भी गिरी कर ले, मंगा लो यार, मटन कढ़ाई शौक से खाते हो, मंगा लो। अच्छा, अब बच्चों क्या है कि वो जो है मतलब हमने ले लिए, अब उसने पैसे दे दिए। अब जो सीनियर है ना उनके दिल में ना थोड़ी बातें आनी शुरू हो गई। तो जब बाहर रहने के तो मुझे भी याद आ गया मैंने कोई चीज लेनी। अब वो कंपनी का मैनेजर कहता है सर आप ले आए जाके, मैं थक भी गया हूँ। अब वो कहता है चलिए चल जाएगा काम। अब भाई ये किस्मत की बात होती है, क्यों जी, है कि नहीं। अच्छा बच्चों, अब ये आगे क्या जी, इनकम का मामला हल हो गया जी। क्या आपको ऐसे ही पता लग गया यार इसने चीज लेके देनी है, पैसे तो ठीक है, तो आमदनी बढ़ गई ना, अब ज्यादा खरीद लेंगे। और पास से पैसे देने हो, और अपने पास तो होते ही थोड़े हैं, आमदनी फौरन कम हो गई, लिहाजा खरीदारी भी कम हो गई। अच्छा बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं अगले वेरिएबल की, वो है पॉपुलेशन। देखिए आबादी जब भी किसी मुल्क की बढ़ेगी, डिमांड में इजाफा होगा। अब मैं यहाँ लाइन जरा इधर कर देता हूँ, समझे, इधर क्वांटिटी डिमांडेड वाला है, ठीक है, इधर है चेंज इन डिमांड, ठीक है, अदर फैक्टर इधर डिस्कस हो रहे हैं, जगह मैंने इधर ज्यादा रखी है। तो क्या बच्चों, पॉपुलेशन, अगर आबादी ज्यादा होगी, ठीक है जी, आबादी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है जी, और डिमांड, इस डिमांड के बढ़ने से किधर जाएगा, कर राइट वर्ड। अच्छा मैं डायग्राम नहीं बना रहा, वो जो डायग्राम है वही वाला समझे बनाओ, वेदर की बजाय आप उसमें पॉपुलेशन ले आइए, ठीक है जी। तो पॉपुलेशन के ज्यादा होने से डिमांड बढ़ जाती है, सिंपल। जैसे फर्ज करें ये बच्चा असद है, ये 2 बहन भाई हैं, तो इनके घर में तो 1 मन गंदुम बहुत है। अब फर्ज करें ये जमीन है, इनके 18 बहन भाई, मिसाल ले लेते हैं ना सिर्फ।
अब 18 बहन भाई, तो इनके घर में तो 8 मन गंदुम ही आएगी साल की। तो जितने लोग ज्यादा होंगे उतनी गंदुम डिमांड बढ़ जाएगी। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, बहुत सारे मुल्कों की आबादी बढ़ रही है, उनके लिए मसला है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं बच्चों जिनकी आबादी कम हो रही है। तो आबादी के कम होने से क्या होता है, डिमांड कम होती है। ये किधर चला जाएगा? तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है ना जी, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ये सारे जो मुल्क हैं इनकी आबादी कम हो रही है। ठीक है, तो इनके लिए दूसरा मसला है कि इनके यहाँ डिमांड कम हो रही है, डिमांड का लेफ्टवर्ड जाए, इसी इमिग्रेशन देते हैं। कनाडा की जो इमिग्रेशन की वजह ये नहीं, कनाडा की इमिग्रेशन ये है कि वजह ये है कि कनाडा की आबादी उसके इलाके के एक छोटे से हिस्से में पड़ी हुई है और बाकी सारा इलाका खाली पड़ा है। तो 80% इलाका खाली पड़ा है, इसलिए वो वक्तन फक्तन लोगों को ले जाके वहां बात करते रहते हैं। क्लियर बच्चों, कोई मुश्किल जी? नो प्रॉब्लम। तो ये होगी बच्चों पॉपुलेशन की बात। आगे क्या आ गया बच्चों? टेस्ट। अब बात चीजें जो है ना बच्चों, वो टेस्ट से वाबस्ता होती है। उसका टेस्ट डेवलप करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए मैं इसको सिर्फ एक ही एंगल से एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा एंगल इसका है ही नहीं। राइट वर्ड नहीं। तो इसकी मिसाल क्या है? सोचिए कि हमारे जो बाओ अजदाद हैं वो बर्गर नहीं खाते थे, लेकिन इसका क्या डेवलप किया गया? टेस्ट डेवलप किया गया। हमारे बुजुर्ग बर्गर नहीं खाते थे, ठीक है, वो तो बीमार होने की सूरत में बंद में मक्खन लगाते थे। अदरवाइज बंद मक्खन का वो सवाल ही पैदा, बंद टिक्की का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, और बच्चों इसी तरह पिज्जा, पिज्जा भी हमारे ट्रेडिशनल डिशों में नहीं थी, इसका भी टेस्ट डेवलप किया गया लोगों के अंदर। क्लियर जी? अच्छा, अब आ जाए आप किसकी? हैबिट्स। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैबिट्स पे बेस करते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका डायरेक्ट कोई टेस्ट नहीं है। डायरेक्ट कोई, सिगरेट हो गया, ठीक है ना, तो सिगरेट का कोई टेस्ट नजर आता है आपको? कोई टेस्ट नहीं है। लिहाजा जैसे जैसे वो हैबिट बनता है ये डिमांड का राइट वर्ड चला जाता है। इसको भी एक ही तरफ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सिगरेट भी है, इसके अंदर वो एक होता है शीशा। शीशा, मैं तो शीशा इसलिए कहता हूँ मुझे शीशा ही बोलना आता है, तो लेकिन उसका नाम शायद स्पेलिंग कुछ और हो। वो जो फ्लेवर्ड होता है उसका, है ना, नहीं वो और होता है। वो तो चार्जिंग से लग हो जाती नहीं, इतनी सी बोतल सी होती है, पीते रहते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये होता है उनका, होता है शीशे का, उसके ऊपर फ्लेवर डाल के तो लगे होते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं जी ये तो कोई गुनाह ही नहीं है, तो फ्लेवर है जी, लगे होते हैं मर्द औरत सारे इकट्ठे। एक दफा गलती से मुझे किसी ने कहा कि आपसे मिलना है, मुझे नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था। उन्होंने मुझे बुला लिया। वो एक था चाय खाना, या कह लें कि क्या होता है यार वो जो आजकल कैफे खुले हुए हैं। हम वहाँ चले गए, वहां तो भाई माहौल ही बड़ा खराब। अब मैं सोचूं यार इन्होंने मुझे कहाँ बुला लिया है जी, अल्लाह माफ करे। मैंने आज तक ऐसा माहौल देखा ही नहीं। मैं मलंग आदमी, मुझे इन बातों का पता ही कोई नहीं था। तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार हमारे दौर में तो ये कोई नहीं थे। चलो, क्या? हाँ यार, पढ़ा हुआ है कहीं। वो असल में मुझे काफी ऐसी चीजें आती रहती हैं। क्यूबा से मुझे सिगार आए थे, वो बेगम ने पता नहीं कहाँ किसको फेंक फाक दिए हुए हैं। वो नहीं पसंद करती, फेंक देती। क्यूबा से आए थे वो, पाइप उसके अंदर होते ना, ट्यूब्स के अंदर बंद थे बल्कि वो सिगार थे क्यूबा के। वो आए थे एक दफा, पाइप आया था वो तंबाकू समेत ना, वो जो यूं करके तंबाकू भर के ऊपर से आंच दिखा, वो भी था। वो पता नहीं जिसने दिया उसी को वापस गिफ्ट कर दिया था। तो बेगम कहती बदमाश लगता बंदा सिगरेट पीता हुआ। तो मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं, बेगम पसंद नहीं, फिर मुझे पसंद नहीं, ठीक है ना। अच्छा बच्चों,
एडवर्टाइजिंग करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और किधर जाएंगे, राइट। आपने देखा ये दो तीन ऐसे, इनको मैंने सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दी, दूसरी दी नहीं। मैं एडवर्टाइजिंग नहीं देंगे डिमांड कम, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अक्सर एक दफा एडवर्टाइजिंग देने से डिमांड बढ़ जाती है और फिर प्रोडक्ट लॉयल्टी अचीव हो जाती है, फिर वो दोबारा कम ही नहीं होती। बाज प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं, बाज में होता है कि एडवर्टाइजिंग बंद हुई सेल भी बंद हो गई, लेकिन बाज प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो एक दफा जब लग जाते हैं लोग उन पे लगे रहते हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा आगे क्या आ गया बच्चों, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग एडवर्टाइजिंग से भी ज्यादा काम करती है। इसमें क्या होता है कि लोग खुद आते हैं आगे आपको अपनी चीजें बेच के चले जाते हैं और जो जो मालूमात आप उनसे ले लेते हैं। पर्सनल सेलिंग से भी बच्चों जो है बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, ठीक हो गया ना? हाँ ऐसे होता है बच्चों, एडवर्टाइजिंग से भी डिमांड बढ़ती, पर्सनल सेलिंग से भी बढ़ जाती है। ये रिकमेंडेशंस भी होते हैं ना बाज़, और वो फिर एक अपना हिसाब भी होता है। जैसे हमारे इस कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं सारे जितने भी आपको पढ़ाते हैं, ये सब एक प्रोडक्ट को नहीं छोड़ सकते। कहते हो तो बता देता हूँ, उनको ना बताना जाता। हेयर फॉल सोल्यूशन, ऑल मेन क्लियर का शैम्पू है हेयर फॉल सोल्यूशन, क्योंकि इन सब के बाल जो हैं वो मेरे अलावा सबके दोबारा लगे हुए, मेरे नेचुरल जितने हैं उतने ही। इन सब ने 4-4 5-5 लाख रुपए लगाया हुआ, और जिस डॉक्टर ने लगाए हैं वो क्या कहता है, वो कहता है कि ऑल मेन क्लियर का हेयर फॉल सोल्यूशन के अलावा कोई शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर। इसी तरह बच्चों आपने कभी आंटियां देखी, मतलब मिडिल एज की वुमेन जो होती है, ये एज मेरिकल क्रीम इस्तेमाल करती है, इश्तहार उसका आता ही नहीं। अब पॉन्ड्स की जो थी 1600 की चली थी, 2600 की होगी। गार्नियर की थोड़ी सस्ती है, क्यों? क्योंकि आखिरी चांस है, अगर ये ना लगाई तो 1 मिनट लगना है आंटी से अम्मा जी बनने, यही बात, इसलिए वो छोड़ते ही। मेरे अपने घर में पड़ी होती है ड्रेसिंग टेबल में, कभी कभी थोड़ी चुरा के मैं भी लगा देता मौका मिल जाए तो, वरना कौन देता। अच्छा बच्चों, सो यूसी क्या है कि दिस इज व्हाट, तो ये क्या है, ये ब्रांड लॉयल्टी है। बंदा इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आखिरी चांस है हर एक के पास, आखिरी चांस है बच्चों। और आपको पता है आखिरी ओवर में हर बैट्समैन तेज खेलता है। अच्छा बच्चों, सो हैबिट्स जो है क्या जी, ओ यार ये कोई लोग हैं, इनकी तो बैटरियां अगर मेरे पास आए, मैं सबसे पहले इन्हें एवर रेडी की बैटरियां डालूं, करंट ही नहीं है यार, माचो ही कोई नहीं है। देखो ना शाहिद अफरीदी का माचो था भाई, आउट हो गया ना, हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर पिच पे खड़ा है ना तो बॉलर प्रेशर में है कि यार अगर ये मारेगा तो बड़ा बुरा मारेगा। अच्छा इस चक्कर में कई दफा बॉलर से गेंद गलत गिर जाती है और उसी में काम बन जाता है। और एक नफ्सियात की गेम है ना, एक दफा अगर आपने चांस दे दिया दूसरे को तो बस बात गई। क्या हाल, मतलब मेरी एक दफा एक बंदे से लड़ाई हुई, उसने मुझे बहुत मारा, लेकिन मेरे हाथ में उसके कपड़े आ गए, मैंने उसके कपड़े सारे फाड़ दिए। अब माचो तो बन गया ना, मालेदा ना, वो तो नहीं पता मेरे कितने नील पड़े हुए। और आगे से मुझे कहता है मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं कहा नेक्स्ट टाइम आया तो मैंने शलवार छोड़ी सिर्फ, वो भी मैंने डेलिबरेटली छोड़ी, और अगर तू नेक्स्ट टाइम आया तो ये भी गई। अब वो दोबारा आया नहीं, अल्लाह कि मारा उसने साले ने। समझ आई ना बात? इसलिए अपना माचो कभी ना छोड़ो। यानी आप पिच पे खड़े हैं ना तो भाई इफ्तिखार, भाई चाचू ना बनो, डाकू बनो, डाकू। मीन्स के आप पिच पे खड़े हो तो थोड़े से कदम लड़खड़ाने चाहिए बॉलरों को। बॉलर एक छिलके छिलके हैं साले, कमर पे उनके पट्टे नहीं है, तो इनको बॉलर कहते हैं। ये 2 दिन में इनकी कमर टूट जानी है। इनके करियर 3 साल से ऊपर नहीं होते, 4 साल से। इतने नालायक बॉलर होते हैं जिनसे आप डर के आ गए क्या जी, लेंथ पे गेंद फेंक रहा है। और भाई लेंथ पे गेंद कोई तो उठाना होता है ना। फुटवर्क किस लिए होता है? फुटवर्क अल्लाह ने बनाया किस लिए, कि जो चीज लेंथ पे आई है उसको उठाना है। आप देखिए धोनी को ना लोगों ने यॉर्कर मारना बंद कर दिया,
क्योंकि उसने एक नई टेक्निक बनाई थी कि वो पीछे हट के खड़ा होके जहां गेंद है वहां से भी उठा देता, यॉर्कर पे भी छक्का मार देता। यही तो बात है, यू हैव टू डू समथिंग, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, यही तो बात है। अब कौन सी बात बंदा रोए बैठ के, ठीक है ना। तो एक खौफ है, खौफ होना चाहिए। अब यही अगर खड़ा हो जाता ना, बाबर आउट ना होता, आपने मैच नहीं जाने थे। उसकी वजह यह कि एक डर होता है, फखर है, उससे डरते हैं लोग कि भाई ये पागल है, या मारेगा या मरेगा, दोनों में से एक काम तो करेगा। तो ये कमबख्त ऐसे है, ना मारेंगे ना मरेंगे, मैच को ही लेके गलेंगे। तो ये चीज है, इसलिए इंसान का असल चीज होती है क्या, कि इंसान थोड़ा डिटरमिन्ड हो, वरना तो क्या। क्या हाल है बच्चों? अच्छा चलो बच्चों, हमें क्या लगे, हमने तो ये पढ़ना है। अच्छा जी, पर्सनल सेलिंग हो गई। ये बच्चा हाथ क्यों रेस कर रहा है भाई? कमेंट्स में लिख दो यार, कुछ लिखना है तो। क्या समझो, इधर स्पीकर ऑन करना मुश्किल हो जाएगा, चैट में लिख दो मेरा बेटा। अच्छा बच्चों, अब करते हैं बात किसके ऊपर जी? अगला वेरिएबल बताओ। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नहीं बच्चों, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे बात आज नहीं हो सकेगी। उसकी वजह है वो थोड़ा तफसील का काम है। तो लिहाजा आज हमें क्या समझ आई कि जो चेंज प्राइस की वजह से आएगी वो उसी डिमांड करके एक पॉइंट से शो किया जाएगा। प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी तो कहेंगे एक्सटेंशन, प्राइस के कम होने से बढ़ने से डिमांड कम हुई तो क्या हुई? कॉन्ट्रैक्शन। और अगर अदर फैक्टर ने डिमांड बढ़ा दी तो राइज, और अगर घटा दी तो फॉल। अब उनके अपने अपने मैकेनिज्म मैंने समझा दिए, वेदर का समझा दिया, इनकम का समझा दिया, टेस्ट का, हैबिट्स का, एडवर्टाइजिंग का, पर्सनल सेलिंग का। अदर फैक्टर्स वाली बात जो है ये है वही वाली सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये एक दफा पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। डिटर्मिनेंट कल दोबारा इसको पढ़ाएंगे, 3 दफा पढ़ाना है, कल दूसरी दफा हो जाएगा और तीसरी दफा होगा चैप्टर नंबर 3 में जाकर दोबारा। ठीक है जी, वहां जाकर फिर इसको एक दफा पढ़ना पड़ेगा, तो ये 3 दफा पढ़ेंगे आप, तो याद भी हो जाएगा होपफुली। क्या हाल है बच्चों? अभी तक कैसे जा रहा है आपका इकोनॉमिक्स? देखिए, अगर आपको इकोनॉमिक्स आ गई तो मैं लिख के देता हूँ, आपको मार्केटिंग भी आ जाएगी, आपको मार्केटिंग भी आ जाएगी। आप मार्केटिंग कोई किताब पढ़ेंगे आपको सारी समझ आएगी, वैसे ही समझ आएगी। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक्स आ गई, मार्केटिंग आ गई, टैक्स भी इससे रिलेटेड है, वो भी समझ आना शुरू हो जाएगा आपको। जो आपका मैनेजेरियल एनालिसिस है वो होना ही इस बुनियाद पे है कि ये वेरिएबल इसको इफेक्ट करता है, इसका ये नतीजा निकलता है, ये वेरिएबल इसको इफेक्ट करता है, इसका ये नतीजा निकलता है। और आज सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहे हैं बच्चों? एनालिस्ट। कोई डाटा एनालिस्ट कहलाते हैं, कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट कहलाते हैं, आज का दौर ही एनालिस्ट है। बाकी चीजें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खत्म करके रख देनी है, ऐसी खत्म करके रखनी है कि थोड़े दिनों में आप देखिएगा आपके मुल्क में ना, ये जो कोने पे पड़े डॉक्टर्स है ना, कॉर्नर टेक्निक प्रैक्टिशनर्स, ये कम होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे एक्यूरेट डॉक्टर्स के सॉफ्टवेयर आने हैं कि आपने जाके उसको कहना है कि मेरे दाएं अंगूठे के बाएं बाएं पैर के दाएं अंगूठे में दर्द हो रही है, तुम्हें फौरन पूछना तुम्हें बुखार तो नहीं है, तुम्हें ये तो नहीं है, तुम्हें ये तो नहीं, उसने दवाई सजेस्ट कर देंगे। ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। टैक्स की रिपोर्टें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा, ऑडिट रिपोर्टें बनाएगा, पता नहीं क्या कुछ बन जाएगा। क्या हाल है बच्चों? हम एक जगह थी, वहां से बड़े पैसे कमाया करते थे। वो जगह ये होती थी कि अमेरिकन बैंक्स में ना हर बंदे का प्रोफाइल लिखा होता है, ये करता क्या है। तो वो प्रोफाइल हमें भेज देते थे, साथ उसकी ट्रांजेक्शन भेज देते थे पाकिस्तान। हम उसकी ट्रांजेक्शन, उसकी इनकम देख के रिपोर्ट लिख देते थे कि जी ये बंदा जो है ना, इसकी आमदनी कम है, इसने ट्रांजेक्शन ज्यादा की है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई चक्कर बनता है इसका। तो वो होता था, जो मूवमेंट ऑफ कैपिटल है वो देखते थे उसकी, और वो तो रिपोर्ट लिखा करते थे, और बच्चों उस पर अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। और अब वो जो है ना सिस्टम लिख देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया वो खुद ही लिख देता है। सर वाई डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप का सिंपल वर्ड में क्या आंसर है? ये यार, ये सिंपल वर्ड वाला आंसर नहीं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने, पूरी वीडियो आधे घंटे की भेजी हुई है। तो सिंपल वर्ड में ये कि एक इसका इनकम इफेक्ट है और एक इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है।
ये दोनों इफेक्ट पूरी तफसील में उस वीडियो में मौजूद है, वो आप देख लें। ठीक है भाई। एमन तारिक की एक पता है क्या वजह, ये बच्ची लेट ज्वाइन की होगा, तो बेटा चारों वीडियो आपने देखनी है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर मसला पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपने लाजमी देख लेनी है, मैंने भेजी है वीडियो, वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप। ओके बच्चों, ठीक है, फिर डन करते हैं जी आज का काम, आज के लिए खत्म करते हैं इसको।